let me go back to the question for a second. So it says evaluate whether MRP theory always explains the differences in the wage. I don't think we've answered the question. We haven't answered explains the differences in wage, but I think we've done a pretty decent job in explaining what marginal revenue product theory is. The first thing I have mentioned कि जो एमआरपी थ्योरी है वो वेज डिटर्मिनेशन करती है किस तरीके से वो लिंक करती है कि क्या रेवेन्यू प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम वन लेबर उसने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है एमपीपी उसको हमने मल्टीप्लाई किया उस प्रोडक्ट की प्राइस से तो हमें पता लग गया द वैल्यू ऑफ द वर्कर्स आउटपुट एमआरपी और फिर हमने उसको लिंक किया टू द वेज रेट द फर्म्स आर विलिंग टू पे और जिस पॉइंट के ऊपर वो इक्वलाइज हुआ हमने कहा दैट इज द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वी शुड हायर हमने फिर तीन डायग्राम्स बनाए और उसमें शो किया पहले डायग्राम में कि किस तरीके से व्हेन वी स्टार्ट हायरिंग मोर लेबर शॉर्ट रन के अंदर जब आप फिक्स फैक्टर्स में वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करते हैं आई हैवंट एक्सप्लेन्ड दिस बाय द वे बिकॉज क्वेश्चन का जो मेन एसेंस है दैट इज नॉट मी एक्सप्लेनिंग टू मच इन डिटेल सो शॉर्ट रन में जब हम वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करते हैं फिक्स फैक्टर्स में जैसे कैपिटल में नेचुरल रिसोर्सेज में जब हम लेबर को ऐड ऑन करते हैं तो पहले इंक्रीसिंग रिटर्न्स आता है फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बाद एमपीपी गिरना शुरू हो जाता है जो प्रोडक्ट लेबर ने प्रोड्यूस किया वो परफेक्ट कंपटीशन का है हमने यहाँ मेंशन भी किया है नीचे राइटअप में भी एक्सप्लेन किया है तो वो प्रोडक्ट जो है बिल्कुल एक सिंगल रेट पे बिकता है मैं बाय द वे इसको काउंटर भी करूंगा कि ये तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली में तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो फिर एमआरपी को क्या होगा तो दैट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग अनदर टॉप फिर एक जो सिंगल फर्म है वो सिंगल फर्म का जो एमआरपी है वो बेसिकली एमपीपी और एमआर की मल्टीप्लिकेशन से निकलता है जिससे आपको एक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है फिर जब आप इसको वेज रेट के साथ इक्वेट करते हैं मीनिंग एक सिंगल फर्म का जो हमने अभी एमआरपी ऊपर निकाला था और जब हमने देखा कि मार्केट में क्या वेज रेट चल रहा है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द कारपेंटर्स मार्केट तो एक सिंगल फर्म ने उस वेज रेट के ऊपर कारपेंटर्स को हायर किया वी फाइनलाइज्ड आवर डिस्कशन बाय सेइंग कि जब तक रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट firm will continue to hire more workers. But the point where the revenue is less and the cost is more, that means the value जो वर्कर्स आउटपुट आपको जनरेट करके दे रहा है वो कम है और जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है वो ज्यादा है तो यू गोइंग टू कट डाउन ऑन द लेबर हायर्ड और इस तरह से इस बेसिस के ऊपर फर्म हायरिंग करेगी All right, let's move on to the main part of the question. How much can you get by writing all of this? मेरी नजर के अंदर you qualify for at least a level 2 low side 6-ish I'm thinking कि आपको at least 6-ish तो मिल ही जाना चाहिए बट क्योंकि आप लेवल 3 पे अभी नहीं गए हैं because we haven't really answered the key question here which is कि क्या वो हमेशा वेज डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगा लिखेंगे so now I'll move on to my next part so marginal revenue product for labor can partly explain wage differences right so I'm starting my paragraph in such a way कि एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि ठीक है दिस इज द पॉइंट कि जब स्टूडेंट ने पहले तो टर्मिनोलॉजी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बता दी एमआरपी थ्योरी पूरी बता दी एंड नाउ
the individual is going to use the MRP theory and answer the question. So I'm saying that MRP theory can partly explain wage differences because different workers and industries have different levels of productivity. Whenever we're using this word productivity, we're thinking MPP के साथ कोई बात होने की है. So sometimes what happens is ये जो हम एमआरपी बनाया था कारपेंटर्स का, जरूरी नहीं है कि इंजीनियर का भी वही एग्जैक्ट मैं एमआरपी बना सकता हूँ. उसके एमआरपी डिफरेंट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होगी. Why? Because of different skills. They have workers with higher skills, or maybe like qualifications और इवन ट्रेनिंग. ये हम यूजली ये तीनों चीजों को साथ ही लेके चलते हैं. विल यूजुअली सॉरी विल यूजुअली हैव हायर MPP, marginal physical product, and thus higher MRP for labor, which leads to higher wage. Because remember, ये लास्ट बात लिखना बहुत जरूरी थी, because at the end of the day हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि MRP थ्योरी जो है it can explain why people have different. तो इस बात के ऊपर एक और डायग्राम हम सोच सकते हैं. In fact, let me show you one diagram and now it will make perfect sense. Basically, what I'm saying is कि अगर हम MRP की बात करें या MPP की बात करें, जब हम किसी स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, तो जो स्किल्ड लेबर होता है वर्सेस जो अनस्किल्ड लेबर होगा, सॉरी, उनके MRP के अंदर डिफरेंसेस तो होंगे. अगर एक अनस्किल्ड इंडिविजुअल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनस्किल्ड भी इन द सेंस कि आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही अनस्किल्ड, बट इवन लाइक अ सेमी स्किल्ड, अ पर्सन इज अ कारपेंटर लेट्स से. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कारपेंटर का MPP होगा, जो उसकी प्रोडक्टिव लेवल्स होंगी in terms of the revenue that they're generating, is gonna be a lot less than जो marginal revenue product होगा of maybe a surgeon. Surgeon ka MRP is going to be more on the right hand side. It's going to create higher values. It's going to create एक टेबल बनाने के कारपेंटर को जो पैसे मिलेंगे, एक सर्जन को एक सर्जरी के उससे फार हायर मिलेगा, बिकॉज ऑफ इट्स स्किल एंड क्वालिफिकेशन. द रेवेन्यूज आर गोना बी अ लॉट मोर ऑन द हायर साइड. इफ यू रिमेम्बर, ऊपर हमारे एक डायग्राम के अंदर हमने ये बात भी की है कि यू नो हाउ ये MRP का जो कर्व होता है, ये MPP इंटू MR की बेसिस पे निकलता है. सो इफ somebody has a higher marginal product, uh, higher marginal physical product, तो इसका ये वाला जो कर्व होगा ये आगे की तरफ चला जाएगा. अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, दिस कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. Right? So that is something that we have to keep in mind. I will continue after this point of me trying to suggest that this is how it is. फिर उसके बाद uh, there are things जो और further लोगों की प्रोडक्टिविटी या वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को एक्चुअली इम्प्रूव भी करता है.
Technology and better capital equipment can also raise productivity. So, for example, बाय द वे एसेज में प्लीज एग्जांपल्स को जरूर लिखा करो. अनलाइक एएस वगैरह जिसके अंदर देयर इज ऑलरेडी वेरी लिमिटेड मार्क्स फॉर मेनी पॉइंट्स. ए2 के अंदर तो आपके पास ऐसे के अंदर बेसिकली एग्जांपल्स ही होते हैं विच यू यूज फॉर सपोर्ट एंड वॉल्यूम फॉर योर ऐसे. तो अगर हम ये कि लिखते हैं कि technology and better capital equipment can also raise productivity. For example, workers operating advanced machinery is often much more uh, productive than one using basic tools. अब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसको आपने हैमर दिया हुआ है कि जाओ दीवार तोड़ो, वर्सेस एक बंदा है जिसको आपने रैकिंग बॉल दे दी है या फिर इलेक्ट्रिक हैमर दे दिया है. तो क्लियरली दोनों बातें सेम नहीं हो सकती, दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम नहीं हो सकती. तो जब प्रोडक्टिविटी सेम नहीं हो सकती तो फिर ऑब्वियसली एक का मार्जिनल रेवेन्यू विल बी हायर, उसका फिर डिमांड विल बी मच मोर ऑन द हायर साइड, तो उसको फिर वेजेस भी जो है वो ज्यादा ही मिलनी चाहिए. अब एक और आइडिया को समझो. इसमें मैं लेकर आऊंगा द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऊपर हमने क्या कहा था कि जब आप यू नो एमआरपी बनाते हैं तो एमआरपी इज बेसिकली एमपीपी इंटू एमआर, राइट. तो हमने ये कहा कि देखें जी, इस वेज के ऊपर इतना रेवेन्यू प्रोडक्ट है तो इतना लेबर हायर होना चाहिए. फिर मैंने ऊपर वाले पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि अगर एमपीपी बढ़ जाए बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी थ्रू कैपिटल, थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्हाट विल हैपन? दिस एमआरपी विल शिफ्ट टू द राइट. ठीक है, इट विल शो दैट देयर इज अ हायर एमआरपी, so people should get paid a higher wage rate. उसी तरह से now I'm going to say, what if this MR value is not constant as we have assumed? क्योंकि डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर तो प्राइसेस तो सेम नहीं रहती हैं. जब हम ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक पढ़ते हैं तो उसमें डिमांड कर्व जो होता है वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. जब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो नेचुरल सी बात है, तो फिर उसकी प्राइस और उसका एमआर भी चेंज होगा. सो आई विल कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन दिस. ये थोड़ा सा मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर्स की तरफ, but I'll try my best to explain it in this one also. So we're saying market structure matters too. In monopolistic कंपटीशन ये एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है. और ओलिगोपोली और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स क्या होती हैं? जिसके अंदर इंडस्ट्री में कुछ डोमिनेंट फर्म्स होती हैं जो पूरी मार्केट को रूल करती हैं. वो आपस में हाईली इंटरडिपेंडेंट होती हैं. एक फर्म जैसे कोक, पेप्सी, करोला, होंडा, सुजुकी, एयरलाइंस के अंदर कतर एमिरेट्स, यू नो सो ये इस तरह की कुछ मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं. उसके केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो तो फॉल करता है एज आउटपुट इंक्रीसेस. यानी हर एक्स्ट्रा यूनिट जो वो बेचते हैं उसके ऊपर उनका जो रेवेन्यू होता है हर एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर वो तो गिरता है. सो उस सिचुएशन के अंदर इवन,
productive workers may have, let me explain it in the end. Let me just conclude this thought for a second. Lower MRP compared to identical workers in competitive market. This explains why some industries, uh, such as pharmaceutical or oil extraction, can pay higher wages than equally skilled workers in competitive low price industries. All right, let me explain this whole concept for a second. बेसिकली ऊपर हम एक आइडिया के साथ चल रहे थे कि प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट होती है क्योंकि परफेक्टली कंपेटिटिव प्रोडक्ट मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस तो कांस्टेंट होती है। इसको फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ। दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हम मोनोपोली वगैरह पढ़ते हैं, सो व्हेन यू गोइंग टू डू दीज चैप्टर्स सेपरेटली यू गोइंग टू रियलाइज कि इम्परफेक्ट मार्केट्स के अंदर प्रोडक्ट का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये चैप्टर नंबर 4 माइक्रो के अंदर चैप्टर नंबर 4 में ये बातें होती हैं। और जो एमआर होता है एक प्रोडक्ट पे, जो आप हर एडिशनल यूनिट बेचने पे जो रेवेन्यू कमाते हैं, वो और नीचे होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप ज्यादा यूनिट बेचने के लिए जाते हैं तो आपको प्राइसेस प्रोडक्ट की कम करनी पड़ती हैं। ये इम्परफेक्ट मार्केट का उसूल है। इम्परफेक्ट मार्केट्स के अंदर, प्रोडक्ट मार्केट्स के अंदर, आप ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेच सकते सेम प्राइस पे, बिकॉज डिमांड कह रहा है कि प्राइस कम होगी तो ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे। अब अगर मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर, तो हमारा ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का फॉर्मूला है एमपीपी इंटू एम आर, तो हम ये कह रहे हैं कि इवन अगर वर्कर की प्रोडक्टिविटी इज ऑन द हायर साइड, अगर उसका एमआर गिर रहा है, लाइक आई जस्ट शोन इन द डायग्राम ऑन द लेफ्ट, तो फिर ऑब्वियसली जो नंबर्स आएंगे वो इतने तो अच्छे नहीं आएंगे कि इवन अ हाईली प्रोडक्टिव वर्कर मे हैव अ लोअर एमआरपी। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की, एक कंपेटिटिव मार्केट की जो प्रोडक्ट की, उसकी प्राइसेस जब लो होंगी तो ऑटोमेटिकली उस वर्कर का जो रेवेन्यू होगा, एमआरपी होगा, वो लोअर साइड के ऊपर होगा। सो एमआरपी थ्योरी हेल्प्स अस एक्सप्लेन अनदर कॉन्सेप्ट कि मार्केट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने की वजह से भी हमें पता है कि some firms के अंदर we can pay a high wage rate to the workers, but some firms के अंदर maybe even if the workers are productive, highly productive, their wages are not that high and they are a lot more on the competitive side. तो ये हमारा एक sort of an idea है। I'm not sure कि अगर ये उसमें डील हुआ होगा मार्किंग स्कीम के अंदर,
but it's a reasonable thing to know. तो ठीक है। um, उसके बाद अभी भी हम, मेरे ख्याल में तो लेवल 2 के ऊपर ही हैं। वेज differences also arises from the intersection, ये मैं ऊपर भी डायग्राम में दिखा चुका हूं, of labor demand, जो कि बेसिकली एमआरपी ही है, and the supply of labor. Now, supply is influenced by quite a few things. एक लेबर, एक ऑक्यूपेशन की, कारपेंटर्स की, राइडर्स की, ऊबर ड्राइवर्स की, is influenced, supply is influenced by factors such as population size. अगर आपके मुल्क में बहुत लोग हैं तो supply for labor will be a lot. It also depends on migration. Okay, it depends on education and training availability. Workers condition, मैं बहुत ज्यादा कॉमा लगा के ये सारे लिख रहा हूँ। Normally I prefer not to do this. I'm just mentioning these. You can pick any two or three and you can expand on it कि किस तरीके से they might actually affect the supply. So अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो 16 to 65 की रेंज में हैं, there's going to be a lot higher supply. अगर आपके मुल्क के अंदर लोग बहुत एजुकेशन और ट्रेनिंग का रुझान है एंड गवर्नमेंट इज असिस्टिंग, तो सप्लाई विल बी अ लॉट ऑन द राइट हैंड साइड। सर्टेन जॉब्स की अगर अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है तो लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करेंगे अपने आप को और उस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को इंगेज करेंगे, तो उससे भी सप्लाई बढ़ेगी, राइट? सो जस्ट वर्क विद अ कपल ऑफ देम। So occupations with limited supply, अब ये ज्यादातर स्किल्ड वाले ही सिचुएशन होती हैं, लिमिटेड लेबर सप्लाई। आई थिंक एग्जांपल दे सकते हैं हम, सच एज पायलट्स हो सकते हैं, या अभी ऊपर सर्जन्स की बात की है तो लेट्स वर्क विद सर्जन्स, एंड दे tend to have uh, higher wages, right? Because the supply curve meets MRP curve at a higher equilibrium level. उसी तरह से conversely, um, yeah, so conversely, जहां obviously इतना ज्यादा सप्लाई हो, sectors with large supply of labor, like हमारे पास हो गया रिटेल सेक्टर, हो गया और
बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये कपड़े स्टिच करने वाला हो गया, कोई पर्टिकुलर गुड असेंबल, बेसिक सा गुड असेंबल करने वाला हो गया। सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग लिख रहा था। मैन्युफैक्चरिंग tends to offer lower wages. इसका भी मैं एक्चुअली आई कैन थिंक ऑफ अ डायग्राम। दिस इज द डायग्राम दैट वी कैन वर्क विद इसके अंदर, एंड इट्स देयर इन द बुक्स आल्सो। जिसके अंदर हम जैसे इसमें बोल रहे हैं ना हम कि जो स्किल्ड है उधर क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, तो आप ज्यादा हायर एमआरपी के, इफ दिस इज लाइक द एमआरपी फॉर लेबर और द डिमांड फॉर लेबर, आप थोड़ा हायर साइड के ऊपर ऑन द वेज, ये सर्जन्स मार्केट हो गया, स्किल्ड वर्कर्स मार्केट हो गया। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर द सप्लाई इज अ लॉट। ऑलराइट, ये आपका वो रिटेल वाला सेक्शन हो गया। तो उसमें जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो लोअर वेज के ऊपर आ रहा है। व्हाई? बिकॉज सप्लाई बहुत एम्पल है। इफ यू कंपेयर इट ऑन द सेम एक्सेस, ये सर्जन्स की सप्लाई है और ये रिटेल वर्कर्स की सप्लाई है। द सप्लाई इज अ लॉट मोर ऑन द राइट हैंड साइड। ये इसके एमआरपी के हायर साइड के ऊपर है, तो इसलिए इसकी वेजेस इज ऑन द हायर साइड, और रिटेलर्स की जो वेजेस है वो ऑन द लोअर साइड है। तो ये स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड की बेसिस के ऊपर हमने पहले भी इसके ऊपर बात की हुई है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस के ऊपर जो है हमारा एमआरपी कर्व माइट सॉर्ट ऑफ लाइक गिव अस अ स्लाइट आइडिया। So I think this is good enough for your analysis. A level three answer. I've talked about market structures की वजह से people getting paid different wages. I've talked about different skill levels की वजह से people getting paid differently. Different MRP productivity होने की वजह से people getting paid differently. तो MRP theory को so far what I've done is I've used the MRP theory in explaining कि yes, it is involved in explaining the wage differentials. अब हम जाएंगे नेक्स्ट फेज के अंदर, विच इज आर इवेल्युएटिव फेज, जिसमें नाउ वी हैव टू मेक अ counter argument, saying that MRP actually does not do a good job. So it does not always explain wage differences. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से we've done this, लेकिन a major limitation is that the theory assumes perfect competition in both product and labor market, which rarely exists in real world. In my lectures, I have mentioned three major assumptions जो MRP theory लेके चलती है. Our first major assumption was all workers are homogeneous. They all are exactly the same. Second, we said uh, you can hire as many workers as you want at a single wage rate.
कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, एंड वन वाज कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेबर भी आइडेंटिकल है, प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल है। पर हमें पता है रियलिटी के अंदर तो ऐसे नहीं हो सकता। मेनी फर्म्स सिंपली कैन नॉट। अभी मैं लिमिटेशंस बात कर रहा हूँ कि एमआरपी थ्योरी में क्या क्या मसले हैं। एमआरपी थ्योरी के अंदर सबसे पहला मसला जो हम लिखते हैं वो ये है कि ये जो हम एमपीपी को मेजर कर रहे हैं कि कितना आउटपुट किस लेबर ने प्रोड्यूस किया, तो वो तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है फॉर एवरी फर्म टू कैलकुलेट। तो हम लिखते हैं many firms simply cannot measure the individual productivity of workers, स्पेशली जैसे हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर होता है ना, कि सर्विस सेक्टर के अंदर एक जो आपके रेस्टोरेंट के बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, वो गार्ड कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली यू नो कि वो तो इम्पॉसिबल है टू फिगर आउट बिकॉज ही इज नॉट रियली जनरेटिंग रेवेन्यू, बट आई हैव टू पे दिस गाय। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी वेज डिटर्मिनेशन में इज सपोज टू हेल्प मी, लेकिन वो गार्ड तो कुछ भी प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं कर रहा मुझे। he's sort of like helping with the security, but वो security का revenue के अंदर कितना part है, that is very difficult to find। उसी तरह से जब हम पूरी एक गाड़ी बनाते हैं, तो पूरी गाड़ी बनाने के अंदर अगर आपके पास एक ग्रुप है ऑफ वर्कर्स जो बेसिकली इंजन को इंस्टॉल करता है, तो नाउ उस ग्रुप के अंदर जो वर्कर्स हैं उनका क्या रेवेन्यू, हाउ मच वैल्यू हैव दे क्रिएटेड इन इंस्टॉलिंग दैट इंजन। तो अगर 80 लाख रुपए की गाड़ी है, तो वो इंजन इंस्टॉल करने के जॉब वर्क को मैं क्या वैल्यू दूं कि उसने कितना रेवेन्यू, उस ग्रुप ऑफ वर्कर्स ने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। सो स्पेशली इन occupations where output is collaborative, यानी group of people combine their effort in creating something, तो अब इसको किस तरीके से हम मेजर करें कि किस वर्कर को ने कितनी वैल्यू का गुड प्रोड्यूस किया और उसको हमने कितने पैसे देने हैं बेस्ड ऑन दैट, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। सो आई एम राइटिंग क्वांटिफाई। इसके अंदर इट कुड बी सच एज अ नर्स, एक हॉस्पिटल में बंदा गया है और जो नर्सेज हैं, नर्सिंग, वो सुबह की शिफ्ट अलग है, फिर बाद की शिफ्ट अलग है, एंड दे आर चेंजिंग। तो अब मैं क्या कहूँ कि मुझे या किसी को भी जिंदा रखने के अंदर किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, सो आई शुड पे देम अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीब्यूशन, राइट? सो दैट्स वेरी हार्ड सर्विस इंडस्ट्री में, खास तौर पे इफ यू नोटिस ये मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं ये ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ही है। सो विदाउट एक्यूरेट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट and the marginal revenue, calculating MRP is almost impossible. Okay, so it's almost impossible. तो फिर अब क्या करें हम? Sorry. Sorry. Yeah, so it is.
नियरली इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा ये प्रॉब्लम और भी जगह के ऊपर आएगा। एक ये प्रॉब्लम आएगा पब्लिक सेक्टर के अंदर, जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है लोगों को पैसे देने हैं। तो जहां पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी आउटपुट जो है हैज नो मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स लगानी है आपको, या फिर जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आप हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्थ केयर आउटकम्स हो गया, तो वहां एमआर, क्योंकि जब प्राइस ही नहीं आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चार्ज ही नहीं कर सकती पब्लिक गुड्स के ऊपर, या मेरिट गुड्स के अंदर अगर वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे तो किसी किस्म की हमारे पास प्राइस है ही नहीं। तो फिर अब किस तरीके से एमआरपी निकालोगे? बिकॉज रिमेंबर, एमआरपी इज इक्वल्स टू एमपीपी इंटू एमआर। तो फिर वहां पे तो ये फेल हो जाएगा। सो इट्स डिटर्मिनेंट administratively administratively rather than by productively या productivity, या तो ये भी एक इशू है। अम, तो ये हमारा काउंटर का बेसिकली, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ अ काउंटर। दो मैंने इश्यूज बता दिए काउंटर के अंदर। एक इशू है हमारा सर्विस इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रोडक्टिविटी मेजर की जा सकती है। दूसरा पब्लिक गुड्स, जहां गुड्स की प्राइस ही नहीं मार्केट हेल्प कर रही डिटरमिन करने में, तो वहां कैसे हो सकती है। फिर अदर देन दिस वी मस्ट, इट्स अ मस्ट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल्सो। वी लव मेकिंग अ डिस्कशन ऑन दिस। एक, जब हम बात करते हैं कुछ लेबर मार्केट के अंदर, उसके अंदर कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं, जब वी टॉक अबाउट ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस एक वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ट्रेड यूनियंस जिसका काम है बार्गेन करना फॉर वेजेस अबव एमआरपी। बेसिकली डिमांड से हट के, डिमांड के अगेंस्ट जाके उनकी कोशिश होती है कि हम जो हैं ज्यादा पैसे निकलवा लें फॉर आवर वर्कर्स। एंड दे माइट गो ऑन स्ट्राइक, एंड दे माइट गो एंड डू लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ, इसको आप इंडस्ट्रियल वो कहते हैं, इंडस्ट्रियल एक्शंस। ठीक। दूसरे एंड के ऊपर आपके पास गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस हैं, जिस तरह से नेशनल मिनिमम वेज की बात हो जाती है, या जो पे स्केल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी जो रिसेंटली बजट हुआ था उसके अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम पब्लिक सेक्टर वर्कर्स की जो है इतनी इतनी परसेंटेज तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, काफी सारी परसेंटेज में बढ़ाई थी। तो उस परसेंटेज की पीछे बेसिस क्या थी? इट वाज डेफिनेटली नॉट द एमआरपी थ्योरी कि उनकी क्या प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से उनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। बट इट वाज बेसिकली दे डिसाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिवली कि हु इज गोइंग टू गेट हाउ मच। तो वहां पर जो एमआरपी है, आ, वो तो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। और जो वेजेस हैं वो इंडिपेंडेंटली सेट होती हैं अगेंस्ट द एमआरपी। इसी तरह से एक हमारा कॉन्सेप्ट और जो मजीद डिस्कस होता है,
which is something called monopsony. I would, for the future essay, for the next class's essay, I will be dealing with the concept of monopsony. तो I must recommend you कि जरा ट्रेड यूनियंस और monopsony के ऊपर जो है I would like you to make sure that you go over it a bit more. Um, ठीक. सो अभी एक उसका एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं. मोनोप्सनी एक मार्केट स्ट्रक्चर है, लेबर मार्केट स्ट्रक्चर है, जहां पर एक डोमिनेंट, यू हैव वन dominant employer. They have abundant workers willing to work for them, but उस रीजन में, उस इंडस्ट्री के अंदर एक ही मेजर एम्प्लॉयर है, और वो मेजर एम्प्लॉयर क्या करता है, वो वर्कर्स को बिलो देयर एमआरपी, बिलो वर्कर्स एमआरपी पे करता है ड्यू टू देयर वेज setting power. Actually, I could have done a lot of diagrams over here. So, for example, अगर आप ऊपर जो मैंने एक बात की हुई है मिनिमम वेज की, ट्रेड यूनियन की, तो उनके बाय द वे डायग्राम्स बन सकते हैं. I'll just roughly make one छोटा सा डायग्राम फॉर ट्रेड यूनियन. दिस इज फॉर ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन के केस के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, ट्रेड यूनियन के केस में हम ये दिखा रहे हैं कि लेट्स सपोज दिस इज आवर एमआरपी कर्व. ठीक है, दिस इज आवर एमआरपी कर्व, और वेज इसकी बेसिस पे निगोशिएट सेट होनी चाहिए. ठीक है, एंड द सप्लाई ऑफ लेबर इज लाइक दिस, और वेज निगोशिएट होनी चाहिए इधर बेस्ड ऑन द एमआरपी. लेकिन ट्रेड यूनियंस आती हैं और वो मार्केट के अंदर ये वेज रेट मांगती हैं. Now, clearly, this wage rate that they have determined is not based on the MRP and the demand and the supply. It's off it. MRP is not getting involved in the decision making. Demand and the supply is not involved in the decision making. They're coming up with their own arbitrary wage rate above equilibrium because they feel that people should get higher wages. तो इसकी वजह से यही एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ ट्रेड यूनियन हटा के मैं गवर्नमेंट का नेशनल मिनिमम वेज लिख दूं तो वो भी यही करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई अगर कम है तो दे फील कि लोगों का वेज रेट ऊपर होना चाहिए. तो ये जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू मिनिमम वेज है उसका भी यही डायग्राम बनता है, सिर्फ यहाँ ट्रेड यूनियन की जगह नेशनल मिनिमम वेज की बात आ जाती है. उसी तरीके से जब हम मोनोप्सनी की बात करते हैं तो मोनोप्सनी का डायग्राम जो आप एक दफा फिर जाके लेक्चर्स में देख सकते हैं, उसमें क्या हो रहा था कि एमआरपी कर्व कुछ इस तरीके से एमआरपी फॉर लेबर था, सप्लाई फॉर लेबर वाज लाइक दिस, दिस इज द डिमांड फॉर लेबर, और नॉर्मली जो मार्केट में वेज रेट डिटरमिन होना चाहिए था वो तो ये होना चाहिए था बेस्ड ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई. लेकिन उनके साथ क्या होता है कि आई हैव एक्सप्लेन दिस होल आइडिया कि उनका जो मार्जिनल कॉस्ट है, उनका मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरीके से होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज अप देयर लाइक दिस, और एमआरपी इक्वल्स टू एमसी की बेसिस पे दिस इज द वेज दैट शुड हैव बीन पेड, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग देम दिस, क्योंकि उनके पास वेज सेटिंग पावर होती है, दे एक्चुअली पे देम a lower wage rate as compared to even जो एक perfectly competitive में डिमांड सप्लाई पे. आई थिंक वन ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इस बात को हम बहुत बेहतर तरीके से और डिटेल के अंदर देखेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन जब इसके ऊपर पूरी तरीके से बनेगा तो वी विल गो अ लॉट मोर इन डिटेल. राइट नाउ आई जस्ट फेल्ट कि मुझे एक छोटा सा इसके ऊपर बात हो सकती थी. अच्छा, नाउ
these are some of the counter arguments I've made. There are a lot more counter arguments that can be made also. It has to do with discrimination, जिसकी वजह से differently लोग पे हो सकते हैं. ठीक है. So I have made my counter कि MRP जो है वो हमेशा वेज सेटिंग के अंदर, वेज डिफरेंसेस के अंदर हमें हेल्प नहीं करेगा. फाइनली आपका इवैल्यूएशन के अंदर पूरे मार्क्स उठाने के लिए आपको एक कंक्लूजन देना जरूरी है. I'll just verbally sort of like bring the whole thing together. It's going to be a cumulative of the whole thing. Question क्या है? Question is about, let us go back to the question one more time. The question is whether MRP theory always explains the differences in wages. First, we spoke about what MRP theory is and how it helps us determine the wage rate. उसके बाद जो differences in wage rates होते हैं, how MRP takes that into account through the productivity levels, through different prices of the product, through different supply conditions. And then we made a counter that MRP theory does not always explain. And उसके पीछे we have the number one, not all types of occupation can actually calculate MRP. It's not possible. पब्लिक सेक्टर के अंदर जहां एमआरई नहीं है, प्राइस ही नहीं है, मार्केट प्राइस नहीं है, तो वहां पे भी इट फेल्स. ट्रेड यूनियन मिनिमम वेजेस मोनोपोली के केसेस के अंदर एमआरपी इज नॉट प्लेइंग एनी रोल. सो इन कंक्लूजन, द एमआरपी थ्योरी provides a useful starting point for understanding wage differences, especially in competitive markets. Remember कि सारा competitive के अंदर ही हमने कहा कि where productivity varies significantly between workers and industries. However, in the real world, many factors such as imperfect competition, difficulty in measuring output, government policies such as minimum wage, trade union power, monopsony, right, and discrimination means that MRP cannot fully explain wage differentials. Therefore, while MRP theory explains some wage differences, it cannot explain all of them and should be used alongside other labor market theories to gain a complete picture. So something along this line, you bring a conclusive statement where you sum up your whole thing. Um, मैंने भी काफी एक रीजनेबल पैराग्राफ का तुमको ये समेशन दिया है, but I think it's a reasonable assessment of what we've done. The purpose of me doing this essay was especially कि MRP थ्योरी को एक दफा मैं तुमको बता दूं कि किस तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल नोटिस कि MRP की इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती. There are certain questions in which you are required to do. In some questions you do not have to do them. ठीक हो गया?